चलिए, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम रशिया ही को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके वाया बहुत से सिद्धांतों को समझ रहे हैं, अलग अलग संबंधों को समझ रहे हैं। सिद्धांत जैसे कि देखा जाए, कार्ल मार्क्स का समाजवाद का सिद्धांत क्या कहता था, कार्ल मार्क्स का सोशलिज्म क्या कहता था। हम उसे रशिया स्पेसिफिक पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके भीतर के ज्ञान को जब हम ग्रहण करते हैं, वो हर जगह ही लागू होता है। हम जितना हो सके भारत से जोड़ करके इन्हें देखते हैं और बहुत सारे संबंधों को हम समझते हैं। किन्हीं क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन, यानी कि किन्हीं रीजन्स में मिलने वाले रिसोर्सेज एक सोसाइटी को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। अगर तो वहाँ पर समाजवाद है तो ये पॉसिबिलिटी है कि उस रीजन के रिसोर्सेज सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सभी का समान विकास करेंगे। लेकिन अगर तो वहाँ पर पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, तो वही रिसोर्सेज कारण बन सकते हैं किसी एक वर्ग की प्रॉस्पेरिटी का, जो नंबर में, संख्या में बड़ा कम होगा, लेकिन वो एलीट ग्रुप पॉलिटिक्स में, डिसीजन मेकिंग में, रूल रेगुलेशन में, मतलब समाज को चलाने वाली शक्ति वही होगी। धन संपन्न वर्ग होगा, शक्ति संपन्न होगा, वो वेल्दी तो होगा ही होगा, वो पावरफुल भी होगा। देखो, मैं प्रयास करता हूँ कि मुख्यतः 2 भाषाओं को तो प्रयोग हम करें, इससे आपको एक्सप्रेशन अच्छा मिलता है, आपकी नॉलेज रिफाइन होती है। आप भी अपने जीवन में प्रयास किया करें, आप उसमें अपनी क्षेत्रीय भाषा भी जोड़ सकते हैं तो वो बहुत अच्छा। तो वो सेक्शन वेल्दी भी होता है, वो पावरफुल भी होता है, वो कमांडिंग हाइट में होता है, चाहे बात इकोनॉमी की हो, चाहे बात पॉलिटी की हो या सोसाइटी की। और इसी कारण से उस सोसाइटी को, उस इकोनॉमी को, पॉलिटी को वो रेगुलेट करता है। तो उसके आने वाले वंशज भी उन लाभों को, उन फ़ायदों को, उन प्रिविलेजेस को एक्सपीरियंस करते रहें। वो नियम ऐसे बनाता है, वो इस चीज़ को सुनिश्चित करता है, एंश्योर करता है। आई बात समझ में? किरणजोत, वहाँ आ जाओ, वहाँ जहाँ से कवलजीत उठी। क्लियर हुई बात? तो देखिए, संसाधन तो थे, रिसोर्सेज तो थे, लेकिन कौन सा सिद्धांत हम मान रहे थे अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी इकोनॉमी को और सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में, उसके बेस पे ये डेवलप हुआ कि वही रिसोर्सेज जनमानस को कैसे प्रभावित करेंगे। हमने सोशलिज्म माना तो उसने प्रभावित कुछ इस सकारात्मक ढंग से किया कि सबका समान विकास हो रहा है, और हमने कैपिटलिज्म किया पालन तो कुछ ऐसा भी हुआ कि एक वर्ग ही प्राथमिकता में है, प्रायोरिटी पे है, और वही प्रिविलेज्ड है, और बाकी मेजॉरिटी नंबर ऑफ पीपल वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इसको ऐसे देखें कि कैपिटलिज्म इज़ बैड और सोशलिज्म इज़ बैड, ऐसा नहीं है। कैपिटलिज्म की इकोनॉमी में, पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था में अपनी एक भूमिका है, ठीक इसी तरह से सोशलिज्म की भी, समाजवाद की भी अपनी एक भूमिका है। दोनों ही आवश्यक हैं। आप जिन बेहतर एजुकेशनल फैसिलिटीज़, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बेहतर सिस्टम ऑफ एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप जिन इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं कि जिनके वाया आप लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं, इन सभी बेहतरीन संस्थाओं के जन्म में एक बड़ी भूमिका एक समय में पूंजीवाद निभाता है। क्योंकि कैपिटलिज्म के तहत जब आप प्राइवेट राइट अकॉर्ड करते हैं किसी को प्रॉपर्टी पे, तो वो पर्सन ये जानता है कि इस प्रॉपर्टी से जो वेल्थ जनरेट होगी उस पर मेरा राइट होगा। तो वो एफर्ट्स लगाता है उस प्रॉपर्टी को नर्चर करने में, उस बिजनेस को नर्चर करने में, और वो ज़्यादा मुनाफा कमाने के प्रयास करता है, जिसके कारण वो दूसरे किसी के द्वारा पैदा किए जा रहे वाले प्रोडक्ट्स से बेहतर क्वालिटी, से अच्छी कीमत, से डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। इससे इनोवेशन आती है। जब कंपटीशन बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तो इनोवेशन होती है, डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्वालिटी इन्हांस होती है,
कंज्यूमर को, कस्टमर को लाभ होता है और रोज़गार की नए नए क्षेत्रों में संभावनाएं पैदा होती हैं। किसी एक क्षेत्र में नहीं, नए नए क्षेत्रों में संभावनाएं पैदा होती हैं। जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ, क्यों? क्योंकि इंटरनेट इजाद हुआ। इंटरनेट इजाद हुआ, कंप्यूटर आया, और आपने जब डिजिटलाइज किया सिस्टम को, तो आज बड़े स्तर पर युवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नौकरियां पा रहे हैं। आज आप एनडीटीवी की बात करें, एबीपी की बात करें, आईबीएन की बात करें, ये सब आपको आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं। यानी कि इनकी खबरें आप चैनल्स के वाया कम और यूट्यूब पे वाया ज़्यादा देखते हैं। इवन कुछ चैनल तो ऐसे हैं जिनका आरंभ ही इस तरह से हुआ, जैसे कि ललन टॉप जैसे चैनल। आज उनके 22-23 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उनके पास अच्छी खासी युवाओं की फ़ौज जो है वो काम करती है। तो इनोवेशन हुई तो अलग अलग क्षेत्रों में रोज़गार की संभावनाएं भी पैदा होती हैं। तो इस तरह से कहानी आज बिग डाटा इंजीनियर्स हैं, आज क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीज़ें हैं, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में कितने युवा युवतियाँ नौकरी प्राप्त कर रही हैं। ये इनोवेशन की वजह से होता है, ये जीवन को बेहतर बनाने के कारण होता है। आप ट्रैवल टाइम रिड्यूस करना चाहते हैं, आप ट्रैवल डिस्टेंस रिड्यूस करना चाहते हैं, आप ट्रैवल एक्सपेंसेस रिड्यूस करना चाहते हैं, जिसके वजह से फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में विकास आता है। आप यहाँ से विदेश में बैठे लोगों से तुरंत वीडियो कॉल के वाया आप जुड़ सकते हैं, फिज़िकल ट्रैवल की नीड नहीं है। ये जो इनोवेशंस आती हैं इन खर्चों को घटाने के लिए और मुनाफों को बढ़ाने के लिए, ये इनोवेशंस जीवन के स्तर को बेहतर बनाती हैं। समस्या ये है कि जब ये जीवन के अधिकारों का हनन करती हैं, हमारी जो लाइफ है उससे एसोसिएटेड बहुत से राइट्स हैं, जब यह तंत्र पूंजीवाद का, यानी कि यह सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन और ये सिस्टम ऑफ सोसाइटी, जब उन्हीं सिस्टम में रहने वाले लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगती हैं, तब ये नुकसानदायक होती। वर्कर को उसके राइट्स नहीं दिए जाते, लेबर लॉज प्रॉपर फुलफिल नहीं होते, आपका सामाजिक जीवन नहीं बचता, इतने घंटे कार्य होता है, एनवायरनमेंट को बहुत हार्म पहुंचाया जाता है रेकलेसली रिसोर्सेज यूज़ करके। एक नकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना, नेगेटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को ग्रोथ कराई जाती है और इंसान को फिर इंसान नहीं समझने लगता। तब समाज में वैमनस्य फैलता है, आपसी क्वेरल्स, जिसे हम सोसाइटल क्वेरल्स कहते हैं, वो फैलते हैं, एनिमसिटी आती है, यानी कि बैर का भाव फैलता है, दुश्मनी आती है। ये सब चीज़ें नकारात्मक है, ये नहीं होनी चाहिए। पॉल्यूशन मैनेजमेंट की तरफ ध्यान नहीं जाता, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी जाती, वेस्ट को बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के ही डिस्पोज कर दिया जाता है। ये सब चीज़ें नकारात्मक आती हैं। तो इसलिए फिर कहा जाता है कि समाजवाद होना चाहिए, सोशलिज़म होना चाहिए। लेकिन सोशलिज़म यही कह रहा है कि ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, ये जो वेल्थ है, ये सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो। बट इस वेल्थ को क्रिएट करने में कैपिटलिज्म की बड़ी भूमिका होती। अगर शुरुआती रूप में समाजवाद ही रह गया होता तो शायद जीवन का स्तर आगे बढ़ा ही ना होता, वो वेल्थ क्रिएट हुई ही ना होती। तब भी तो मनुष्य जूझ ही रहा होता, तब भी तो वो बिखरा ही पड़ा होता। और ऐसा हमने सोशलिस्ट स्टेट्स में देखा। सोवियत यूनियन के तहत हमने ये अनुभव किया, जहाँ एक तरफ इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया गया था, ओपन नहीं किया गया था, मार्केट कंट्रोल्ड थी पूरी तरह से। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अपना जीवन बेहतर समझता था, क्यों? जो वो सर्विसेज कंज्यूम करता था, जो वो गुड्स और कमोडिटीज़ कंज्यूम करता था, और जो भी उसके जीवन से जुड़ी हुई कामकाजी चीज़ें थी, उनकी कीमतें कंट्रोल्ड थी कहीं पर। तो इसी समय में फिर हमने देखा कि एनर्मस वेस्ट ऑफ रिसोर्स भी हुआ, करप्शन के भी केसेस बहुत बड़े,
तो करप्शन, वेस्टेज, ये सब चीज़ें सोवियत यूनियन के उस शासन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वेस्टेज होती रहेगी, क्योंकि किसी एक पर्सन से वो बिलोंग नहीं करता। ऐसा माना जाता है जैसे कि आपका अपना घर है और आप किराए पे देके किसी को चले गए हो, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा टैप कैसे यूज़ करनी है, डोर कैसे यूज़ करना है। आप जब वापस आते हो तो आप कहते हो कि इतनी महंगी लकड़ी लगवाई थी, इतनी महंगी टैप लगा के दी थी, आपको यूज़ करने का ही नहीं पता। और पानी का बोर नीचे जाता जा रहा है, पानी आप टंकी चला देते हो, भरती रहती है, आपसे एक मशीन नहीं लगवाई जाती। वो कारण यही है कि सामने वाला उस जगह को सिर्फ कुछ समय के लिए रहने के लिए यूज़ कर रहा है, उसे पता है मेरी कौन सी ये जगह है, मैंने चले ही जाना है। जैसे आप लोग सरकारी बाथरूम यूज़ करते हो बस स्टैंड पे, जैसे रेलगाड़ियाँ यूज़ होती हैं, अगर आप ध्यान से देखा जाए तो जो रेलगाड़ियाँ हैं, जो रेलवे स्टेशंस हैं, जो बस स्टैंड्स हैं, अगर देखा जाए तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है ना। तो उनकी हालत फिर ऐसी क्यों हो गई, गंद क्यों है वहाँ पे इतना? क्योंकि प्राइवेट नहीं, किसी एक की नहीं है ना, सबकी ही है। तो जब सबकी हो जाती है कोई चीज़, तो मॉरल इतना डेवलप करना पड़ता है हमें किसी का कि हम किसी और के आने का इंतज़ार ना करें, खुद उसका ख्याल रखें। लेकिन जब वो चीज़ पब्लिक हो गई है तो फिर सबको ये है कि कौन सी हमारी है, इस्तेमाल करो और चलो। तो इस तरह से एक समय के बाद ये होने लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी धीरे धीरे ऑब्सोलीट होने लगती हैं, पिछड़ने लगती हैं, उनमें नए इनोवेशन होने बंद हो जाते हैं, उनका विकास होना बंद हो जाता है। वो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कॉम्पीट करने योग्य मार्ग पर नहीं चल रही होती, यानी कि जो एक पाथ होना चाहिए कॉम्पिटिटिव, वो उसे परस्यू नहीं करती, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पाथ पर बने रहने की शर्त यह है कि आप निरंतर अपने भीतर विकास लाते रहें, परिवर्तन लाते रहें समय की मांग के मुताबिक। तो वो नहीं आ रहा होता, क्यों? हर कोई खाना चाहता है उसे, तनख्वाहें ज़रूरी होती हैं, बेनिफिट्स ज़रूरी होते हैं, सोशल सिक्योरिटी ज़रूरी होती है। चाहे कंपनी घाटे में भी जा रही है तो जाए, देश का जो धन है, जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट के पास, उससे इसको फिल करते रहेंगे, लेकिन विकास उसका हो, वो बची रह जाए संस्था, इस पर ध्यान किसी का नहीं आता। जो जिस समय में उससे जुड़ा है उसका ये होता है उद्देश्य, जितना निकाल सको निकाल लो। ये एटीट्यूड सही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं हो पाएगा, ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो कुछ समय में अगर नहीं चल पा रहा है, हर तरह के एफर्ट्स करने के बाद वो सेल कर दिया जाएगा, वाइंड अप कर दिया जाएगा। बट ये होगा नहीं, क्योंकि एट द एंड वो पता है आपको कि मेरा द्वारा है, मेरा घर है, मेरा वॉशरूम है, मुझे साफ़ रखना है। जैसे प्राइवेट होटल्स, वो उनको पता है अगर साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे, प्राइवेट पैलेसेस, रिजॉर्ट्स, तो कोई बुकिंग नहीं करेगा, कोई आएगा नहीं, है कि नहीं? तो दैट इज़ द सिस्टम। तो इसीलिए ये माना जाता है कि बड़े स्तर पर फिर लोगों ने जब नॉन बिलोंगिंगनेस फील की किसी भी संसाधनों से, तो वेस्टेज भी बहुत हुई रिसोर्सेज की, वो इनोवेशन में कन्वर्ट किए जा सकते थे। और करप्शन भी रैम्पेंट हुई, बहुत ज़बरदस्त करप्शन हुई। और वेल्थ को कंसंट्रेट किया कुछ लोगों ने, जिनका उन पॉलिटिकल ऑफिसेस पे कंट्रोल था, उन्होंने। तो सोवियत यूनियन अपना पर्पस सर्व करना बंद कर गया। जिस समय में वेस्टर्न वर्ल्ड तेज़ी से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के घोड़े पर सवार हो आगे बढ़ रहा था, सोवियत यूनियन अभी एग्रेरियन फेज़ में ही एग्जिस्ट कर रहा था। ये ऐसा आपने पढ़ा, आई बात समझ में? इस पे कोई शक नहीं है कि जब एक स्टेट कंट्रोल्ड सिस्टम के अंदर पावरफुल लीडरशिप उस स्टेट के अंदर रह रहे सभी नेटिव्स को, नेशन को इकट्ठा कर एक ही दिशा में एक काम पे लगा जाएंगे, तो फिर नतीजे तुरंत मिलते हैं, इमीडिएटली मिलते हैं, और बड़े स्केल के ही मिलते हैं। जैसे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था स्टालिन के समय में, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये हुआ था, अच्छा था, क्योंकि सारा देश आपने एक दिशा में लगा दिया था, और सबके जब एक दिशा में एफर्ट्स लगे तो डिज़ायरेबल आउटकम्स आए। लेकिन बात वही है, फिर मैं वही समझाना चाहता हूँ कि वो लीडरशिप उतनी स्ट्रांग रहती है कि नहीं।
लोग उस खौफ के साए में कितना लंबा समय रहना चाहते हैं कि नहीं, ये सवाल है। और ये सिस्टम अपने आप में कितना एफिशिएंट है, ये ज़रूरी है। आई बात समझ में? इसलिए वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर एक लंबे समय के बाद रिडंडेंट हो गया, नहीं चल पाया, वो यील्ड नहीं दे पाया। एट द एंड मार्केट ओपन करना पड़ा, खोलना पड़ा यूएसएसआर को, अपने आप को, तो चीज़ें बदलनी शुरू हुई। समझाना हम क्या चाहते हैं, हमें समझना क्या है यहाँ पर, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट स्टेट की कुछ प्रकृतियों को समझना है, उसके कुछ स्वभाव, नेचर समझने हैं। उसे समझते हैं, जो अभी चर्चा की आपको उसके वाया दिखनी शुरू होती है। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जब आप सोशलिस्ट स्टेट रशिया की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि प्रोटेस्टेंटिज्म, क्रिश्चियनिटी की एक ब्रांच ऑफ रिलीजन, मेनली यूके में फॉलो की जाती है, प्रैक्टिस होती है, अमेरिका में भी होती है, जर्मनी में भी वही है। रोमन कैथोलिक्स स्पेन में है, फ्रांस में है, पुर्तगाल में है, पोर्तुगीज़, इनका एक्सपेंशन हुआ। आप विश्व भर में प्रोटेस्टेंट्स को, आरसी यानी कि रोमन कैथोलिक्स को देखते हैं, पर आप एक चीज़ देखिए कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ब्रांच एक्सपेंड नहीं हुई। उसका बाहर एक्सपेंशन तो एक बहुत अलग बात थी। मुख्य बात ये थी कि वो जिस देश में मानी गई है मेजॉरली, रशिया, और रशिया से जुड़े हुए मुल्क जो यूएसएसआर का सदस्य थे, चाहे वो यूक्रेन की बात हो, बेलारूस की बात हो, मोल्डोवा की बात हो, इन सब मुल्कों की अगर हम बात करें तो इस पूरे यूएसएसआर की एक बड़ी भूमिका रही कि ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स सीमित हुआ। सीमित हुआ कैसे? आज अगर मैं आपसे पूछूं कि रशिया की जो पॉपुलेशन है एथनिक ग्रुप वाइज, यानी कि जिन लोगों में कॉमनैलिटीज़ होती हैं, उन एथनिक ग्रुप वाइज, एथनिक ग्रुप 1, 2, 3 अगर हम करें तो रशिया में 80% लोग रशियन एथनिसिटी रखते हैं। 80% पीपल इन द रशिया, इनकी जो एथनिसिटी है वो रशियन है, रशियन एथनिक ग्रुप है। क्लियर? अच्छा, मैं कई बार सोचता हूँ अगर मैं इसको स्लो लिखूँ तो मैं ऐसे लिखूँ। आप अलाउ करते हैं कि मैं थोड़ा स्लो लिखा करूँ ताकि मैं ऐसा लिख पाऊँ? डू यू अग्री विद दैट? क्यों तेज़ लिखता हूँ तो फिर ऐसा हो जाता है, जैसे कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो जो आपने कभी आदिकाल में देखी हो। आई गेस दिस इज़ फार बेटर ना। थोड़ा कंट्रोल करेंगे, स्लो लिखेंगे पर ऐसा लिखेंगे, ओके? सुधार करेंगे अपने अंदर। जो चीज़ें सुधरती नहीं हैं उनका एक आउटकम पक्का है, वो क्या? समाप्त हो जाती है। जो सुधरती नहीं है वो समाप्त हो जाती है। सुधार जरूरी है। एक समय में एक स्क्रिप्ट होती थी, ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ब्रह्मी लिपि, सुधरती रही, सुधरती रही, सुधरती रही, आज भी एग्जिस्ट करती है देवनागरी स्क्रिप्ट, गुरुमुखी स्क्रिप्ट के रूप में, क्योंकि सुधार हुआ। जिनमें सुधार नहीं होता ख़त्म हो जाते हैं। इंदस स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई, वो आज नहीं है। तो रशियन एथनिक ग्रुप है, 80% है। और आप ये कहते हैं कि रशिया में जो एक डोमिनेटेड रिलीजियस प्रैक्टिस है, द डोमिनेंट रिलीजियस अफिलिएशन या प्रैक्टिस, वो है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। ठीक है? तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, ठीक ही है, और अच्छा साफ़ सुथरा लिखा भी जा रहा है। फिर कलम भी आगे आगे नहीं भागती, वरना मिटाना पड़ता, गलतियाँ होती हैं। लेकिन अब ये सोचने वाली बात यह है कि ये रशियन एम्पायर के समय में तो बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई संतान जन्म लेती थी रशिया में, तो क्योंकि स्टेट रिलीजन ही ऑर्थोडॉक्स चर्च था, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही जब संतान जन्म ली तो वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर आ गई, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी हो गए।
ये एम्पायर के समय में जब ज़ार का शासन थे। लेकिन 1917 में 17 में जब बॉल्शेविक क्रांति हो गई, उसके बाद तो आपको पता गृह युद्ध चला लंबा 1921 तक। तो हम इसी समय को लेके चलते हैं, 1922 से लेके चलते हैं। 1922 से 1991 तक जब यूएसएसआर का समय था, तब चीज़ें बदली हैं। यूएसएसआर ने डेलिबरेटली, यानी कि विचारों के साथ जानबूझ करके, जो सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ एथीज्म होता है उसको प्रमोट किया, जिसका कारण आज ये है कि जब 1991 में यूएसएसआर का एंड हुआ तो 80% रशियन एथनिक ग्रुप वाला ये पूरा का पूरा मुल्क रशिया में एक्टिवली ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी फॉलो करने वाले सिर्फ 15 to 20% लोग ही थे। मतलब ओनली 15 to 20% पीपल आर एक्टिवली प्रैक्टिसिंग द ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रेस्ट आर नॉट। इनसे कहीं ज़्यादा संख्या में लोग ये दावा तो करते हैं कि वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन वो उसे एक्टिवली प्रैक्टिस नहीं करते। कई तरह के उनमें डर है या उनकी आदतें ऐसी हो गई। उनसे भी छोटे नंबर में जो ग्रुप है वो इसे प्रैक्टिस कर रहा है, जो कि सिर्फ 15 से 20%। माने अगर हम रशिया की कुल जनसंख्या की बात करें, उसमें से अगर मैं रशियन एथनिक ग्रुप ही लूँ अकेला, तो उसका भी एक बहुत माइनर सेक्शन ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी आज प्रैक्टिस कर रहा है। सो आप रशिया में जब ये शब्द सुनेंगे तो घबराइएगा मत कि रशिया के अंदर माइनॉरिटी क्रिश्चियन ग्रुप एग्जिस्ट करता है। द क्रिश्चियन ग्रुप इज इन माइनॉरिटी, इट इज समवेयर 15 to 20%। तो आप फिर कहेंगे हु इज मेजॉरिटी देन? नोबडी इज मेजॉरिटी। मेजॉरिटी में है द सोशलिस्ट एथेइस्टिक एटीट्यूड, द सोशलिस्ट एथिज्म, समाजवादी नास्तिकवाद। समाजवाद नास्तिकता को आगे बढ़ाता है। आई बात समझ में? यानी कि आप आस्थावान हैं, आस्तिक हैं, आप अनास्तिक हैं, आप अनास्थवादी हैं, कोई आस्था नहीं है आपकी ईश्वर में, तो शब्द आ जाता है एथीस्ट, अनास्तिक, जिसे हम सिंपली कह देते हैं नास्तिक। पुरानी फिल्मों में बड़ा इसे हुबहुबा के यूज़ किया जाता था। दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन अंदर तो नहीं गया कभी मंदिर के, लेकिन नीचे सीढ़ियों के किनारे बाहर बैठा रहता था। मंदिर में जाता था शशि कपूर अपनी माता निरूपा रॉय के साथ, दोनों जाते थे और माँ हर बार प्रसाद लाती होती थी, क्योंकि देखो डायरेक्टर जब किसी को नास्तिक बना रहा है तो पूरा बनाएगा। तो माँ प्रसाद लाती थी। तो इसमें शशि कपूर का डायलॉग बड़ा अच्छा, बचपन में देखा करते थे तो महत्व पता नहीं था, अब देखते हैं तो महत्व पता। पुरानी फिल्में दोबारा देखने का भी एक नया ही चस्का है, नई दृष्टि के साथ। अगर दृष्टि नहीं है तो दृष्टि वाली दृष्टि की बात कर रहा हूँ, किसी संस्थान की नहीं। ओके, हालांकि इसके बारे में बात मैंने उन्हीं की कर दी। चलो, तो ऐसे में शशि कपूर ये कहता था अमिताभ को कि भाई माँ प्रसाद समझ के दे रही है, तुम मिठाई समझ के ले लो। मामला ही सेटल कर देता था, बड़ा सही था सिद्धांत। और अमिताभ कहता था मिठाई समझ के मैं ले लेता हूँ, तो मिठाई समझ के खा लेता था। सेटलमेंट थी, क्योंकि उसकी कोई नाराज़गियाँ रही होंगी भगवान से, तो वो नहीं जाता था। तो एक भाई आस्था रखता है, वो थीस्ट है, दूसरा एथीस्ट है। लेकिन भाई ये कोई पूंजीवादी समाजवादी नहीं है। लेकिन भगत सिंह के विषय में ये माना जाता है कि भगत सिंह, आपने मूवी देखी होगी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, बड़ी कामयाब फिल्म रही। उस समय में 3 फिल्में एक साथ रिलीज़ हुई थी। एक शहीद रिलीज़ हुई थी बॉबी देओल वाली, और एक इनकी रिलीज़ हुई थी, एक तीसरी और रिलीज़ हुई थी। उसमें कोई बहुत बड़े नाम तो नहीं थे, लेकिन 3 रिलीज़ हुई। ये बहुत चली, राजकुमार संतोषी की क्रिएशन थी ये। उसमें एक सरदार होते हैं जेल के अंदर, वो अक्सर भगत सिंह को भगता भगता कह के पुकारते हैं।
वो कहते हैं भगवान रब सब भली करूँगा, भगवान सब अच्छा करेंगे। तो अंत में भी भगत सिंह को वो कहते हैं जब फांसी लगनी उसके एग्जाम पहले कि वो भगते हुण तां रब दा नाम ले ला, कि वो भगत सिंह अब तो भगवान को याद कर लो। तो भगत सिंह का वहाँ डायलॉग बड़ा महत्वपूर्ण है। डायलॉग ये है कि विचार ये है भगत सिंह का कि वो भी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट थिंकर हो गए थे एक समय में, तो वो भी एथिस्टिक एटीट्यूड रखते थे। तो अब आप इसको कंफ्यूज ऐसे करेंगे कि कई लोग आपको भ्रम में डाल सकते हैं कि वो भगत सिंह तो रब नूं नहीं सी मानता, कि वो भगत सिंह तो भगवान को नहीं मानता। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, गलत जानकारी है। क्योंकि जब बात आस्था की आती है तो यहाँ पर आस्था का अर्थ यहाँ पर ये है कि कोई पर्टिकुलर स्कूल ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस या कोई पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन ऑफ ए रिलीजन या कोई पर्टिकुलर डीटी या कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्चर को वो नहीं मानते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनमें नैतिकता रत्ती भर भी कम थी। क्योंकि जब बात धर्म शब्द की आती है तो धर्म, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजन तो एक प्रैक्टिस है, एक डॉक्ट्रिन है, एक पाथ है धर्म तक पहुँचने का। जब बात धर्म की आती तो अर्थ है नैतिकता, न्याय। नैतिकता तो उनमें इतनी थी, आपने देखा ही है कि शहीद हैं वो। तो वो ये कहते थे कि भाई मेरा धर्म जो है वो यही है, बट माई पॉलिसी ऑफ न्याय और द मोरालिटी इज़ दैट आई हैव टू लिबरेट माई मदरलैंड, आई हैव टू लिबरेट माई पीपल। मुझे उन्हें मुक्त कराना है, ये मेरा धर्म है। वो गुर्बत में है, उसका कारण वो खुद हैं। जातियों के भेदभाव, धर्म के भेदभाव, अमीरी गरीबी के भेदभाव, पढ़े लिखे अनपढ़ के भेदभाव, अगड़े पिछड़े के भेदभाव, शहर ग्रामीण के भेदभाव, इन भेदभावों ने मेरे देश को गुलाम बना दिया। इसका लाभ अंग्रेजों ने उठा लिया। मुझे मेरे देश को इन चीज़ों से मुक्त कराना है। हर व्यक्ति को मुझे उसके अंदर ही अपने आप में स्वतंत्र कराना है। जब तक आप अपने भीतर से स्वतंत्र नहीं होंगे, जब तक आप ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, अमीर गरीब, धर्म और जाति, भाषा, वंश के नाम पर लड़ेंगे, तब तक आप भीतर से अपनी कुंठाओं से मुक्त नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। और जब तक आप इनसे मुक्त नहीं हैं तो आप भय से मुक्त नहीं हैं। आपको कोई ना कोई भय दिखा के, कभी भगवान का, ईश्वर का, कभी किसी प्रथा का, कभी किसी धर्म, कभी किसी व्यवस्था का भय दिखा के कोई ना कोई अपने अधीन करता रहेगा। सबसे ज़रूरी है स्वाधीन होना। आप स्वयं के अधीन तब हैं जब आप स्वयं की, अपनी नैतिकता की सुनते हैं, किसी की नहीं। तो वो पहले स्वयं को स्वतंत्र कराना चाहते थे। उनका एक डायलॉग भी इसी विषय में है, जब उन्हें जेल में रखा गया था, कि मैं ऐसा स्वतंत्र हूँ कि तुम्हारी कोई जेल या कोई सलाखें मुझे बांध नहीं सकती, मुझे बाउंड नहीं कर सकती। आई एम सच अ ल्यूनेटिक। तो ये एक बड़ी चीज़ थी। जैसे रोशनी, प्रकाश हमेशा स्वतंत्र है तो ज्ञान स्वतंत्र होता है, वैसा। लेकिन आइडियलिस्टिक वर्जन में देखें तो सोशलिज्म एथीज्म की कल्पना इसीलिए करता है। समाजवाद आपको नास्तिकवाद की ओर इसीलिए ही ले जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि धर्म जो है, उससे जुड़े हुए जो पादरी हैं, द प्रीस्ट क्लास, और जो गॉड गॉडेसेस हैं, द डीटीज़, और जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये समाज को गुलाम बनाते हैं। ये एक प्रिविलेज वर्ग का जन्म कराते हैं। ऐसी सब तर्क हैं जिसके वाया समाजवाद फिर इन संस्थाओं का निगेशन करता है, इनकी अवहेलना करता है, इनको ख़त्म करता है। अब रियल में एक सोशलिस्ट स्टेट इसे कर रहा है किस बेनिफिट के कारण, वो हम अभी समझेंगे। पर अमूमन आप समझ लीजिए कि जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट स्टेट रहते हैं, चाहे रशिया है या चीन है, या जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीज़ या फॉलोअर रहते हैं मेजॉरली, वो आपको एथिस्टिक कैरेक्टर में दिख जाएंगे। ओवरऑल कुछ कारण हैं जिसके कारण वो ऐसे होते हैं, पर अंदर खाते वो किस कारण से ये कर रहे हैं वो फिर सिचुएशनली डिपेंड करता। ये यूएसएसआर का सोशलिस्ट रूल था जिसके वाया एथिज्म प्रमोट किया गया, और उसी का नतीजा है कि 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स होता है
तो 80% तक वहाँ का मेजर एथनिक ग्रुप तो रशियन है, और रशियन एम्पायर के तहत वहाँ पर प्रिडोमिनेंट रिलीजियस प्रैक्टिस भी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी रही। लेकिन आज मुश्किल से 15 से 20% ही लोग वहाँ पे एक्टिवली आपको ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करते मिलते हैं, एक माइनॉरिटी ग्रुप। ठीक है, वैसे रशिया एक वेरी वेरी डाइवर्स एथनिक कंट्री, एथनिकली इट इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। देर आर मैनी डिफरेंट एथनिसिटीज़, 150 के अराउंड एथनिसिटीज़ हैं वहाँ पे, लगभग 150 एथनिक ग्रुप्स हैं वहाँ पे। और रशियन एथनिक ग्रुप के बाद जो सेकंड इमीडिएटली जो सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, दे आर द ततर पीपल, द ततर्स, द ततरस्तान। ओके, ये जो लोग हैं, इन लोगों का जो धर्म है वो इस्लाम है, धर्म इस्लाम है, द ततर्स। ओके, ततर भाषाएं बोलते हैं ये लोग, ततर कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, और इस्लाम को एज अ धर्म ये मानते हैं। ततर पीपल, ये चंगेज़ खान के समय की कहानी है सारी। ठीक है, सो ततर्स आर देयर। इन ततर्स के अलावा अगर देखेंगे तो आपको यूराल माउंटेन के उस ओर ईस्टर्न साइड पर, यानी कि वो जो साइबेरिया रीजन है और जो फार ईस्ट इलाका है, द कमचत्का पेनिनसुला एरिया, वो सारा, तो यूराल माउंटेन के उस और जो आपको लोग मिलेंगे वो आपको मिलेंगे साइबेरियंस एंड ट्राइबल पीपल, साइबेरियंस एंड ट्राइबल पीपल। तो कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बुद्धिज़्म की पालना कर रहे हैं, बहुत ही कम नंबर में, बट बुद्धिज़्म है, तो बुद्धिज़्म की पालना कर रहे हैं, तो बुद्धिस्ट भी मिल जाएंगे। और कुछ लोग वो मिलेंगे जो पागन कल्चर फॉलो करते हैं, पागन दैट इज़ समवेयर यू कैन से द ट्राइबल राइट्स माने रीति रिवाज। पागन का मतलब होता है वो कस्टम मैनर, वो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो वर्ल्ड की किसी भी एस्टेब्लिश्ड मेन स्ट्रीम रिलीजियस या मेन स्ट्रीम कल्चरल प्रैक्टिस से मैच नहीं करती, इससे अलग। यानी कि जो मुख्य धारा की धार्मिक विधियां हैं, या यानी कि मेजर वर्ल्ड रिलीजन या मेजर कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड से ये अलग रहती हैं, दीज आर द पागन। तो द ट्राइबल पीपल, द ट्राइबल राइट्स, यूराल के उस तरफ आपको ये व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, बुद्धिस्ट व्यवस्थाएं भी आपको मिल जाएंगी। ओके, जब आप कॉकेसस रीजन के पास आते हैं या यूराल के दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं, तो पूरे के पूरे रशिया की बात करें 15 से 20% ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हैं सिर्फ, लेकिन 15% लोग इस्लाम भी फॉलो कर रहे हैं, तो क्रिश्चियनिटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कॉकेसस रीजन में, साउदर्न यूराल रीजन में आपको मुस्लिम इस्लाम धर्म फॉलो करते लोग मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कंट्रीज़ भी वही है ना। साउदर्न यूराल की तरफ आते हैं तो कज़ाकिस्तान का इलाका है, और कॉकेसस की तरफ आते हैं तो आपको अज़रबैजान मिल जाता है, ये सारे मुल्क मिल जाते हैं, आर्मेनिया मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के 15% लोग जो इस्लाम भी फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही कम संख्या में लोग बुद्धिज़्म की भी पालना कर रहे हैं। यूराल के उस तरफ जब हम जाते हैं तो लोग पगन प्रक्रियाओं की भी पालना कर रहे हैं, द आदिवासी, द ट्राइबल कल्चर कस्टम मैनर, और ततर एथनिक ग्रुप्स भी हमको मिल रहे हैं, और द 80% इज़ द रशियन एथनिक ग्रुप। तो है तो बहुत ही डाइवर्स एथनिकली इज़ ए वेरी डाइवर्स कंट्री, ऐसी बात नहीं है। और जो रिपब्लिक्स यूएसएसआर से अलग नहीं हुई थी, 1991 के समय में ख़त्म नहीं हुई थी, वो रिपब्लिक्स आज भी कंटिन्यू हो रही हैं यूएसएसआर के अंडर, सॉरी रशिया के अंडर। हमने कितनी सारी रिपब्लिक्स का जिक्र किया था, वो छोटी छोटी सारी रिपब्लिक्स वो आज भी रशिया के अंडर एग्जिस्ट कर रही हैं। और हमने देखा था कि उनको रिपब्लिकन एरिया के रूप में, रिपब्लिकन ग्रुप के रूप में रखा गया है, काफ़ी सारी ऑटोनॉमी दे करके। उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम रहता है, उनका अपना सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है रशिया के अलावा, ऐसे अधिकार उनके पास हैं। ओके, मेन एस्पेक्ट अब हम इस डाइवर्स एथनिक ग्रुप वाली कंट्री में ये समझना चाहते हैं कि भाई एथीज़म को प्रमोट किया जाता है, सोशलिज़म का इससे क्या रिश्ता है, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी इतनी कम कैसे हो गई, कैसे चला ये सब कुछ। तो आइए एक सोशलिस्ट स्टेट को समझें।
होता ये है मोहित, सपोज करो कि ये क्लास है, तो ये इंडिविजुअल्स हैं, थोड़े से इंडिविजुअल बना के काम चल सकता था, पर सोचा कि थोड़ा ज़्यादा बना दें, बात अच्छे से समझ आ जाएगी। कुछ तो इंडिविजुअल हो कि ऐसा ना लगे कि इंडिविजुअल ही रह गया, ग्रुप फील भी हो। तो ये इंडिविजुअल्स हैं, ये आपस में जुड़ते हैं और एक ग्रुप में आते हैं। ग्रुप को जोड़ने के कुछ कॉमन रीजंस होते हैं, एथनिकली यानी कि वो रिलीजियसली कॉमन होते हैं, लैंग्वेज वाइज कॉमन होते हैं, रीजन वाइज कॉमन होते हैं, कस्टम कल्चर मैनर उनके कॉमन होते हैं, कई बार ऑक्यूपेशनली कॉमन होते हैं, जैसे सारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं। सो देयर आर मैनी रीजंस जो उनको कॉमन बनाते हैं, इस वजह से वो एक समूह कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं। तो क्योंकि ये सारे रीजंस कल्चरल रीजन है, तो हम इन्हें रीजंस हैं, तो हम इन्हें कल्चरल कलेक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। दीज आर द कलेक्शंस ऑफ द पीपल, तो कलेक्टिविटी है ये। ओके, द कल्चरल ग्रुप्स या कल्चरल कलेक्टिविटी, थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड है कलेक्टिविटी, और वैसे आप ग्रुप कह लीजिए। तो देयर द ग्रुप, सीधे भाषा में जब ये चीज़ें कॉमन है तो आप इसे नेशन कह लीजिए। ओके, तो ये नेशन है, मतलब एक तरह का ये समाज है, सोसाइटी। इंडिविजुअल जब ग्रुप में आते हैं तो सोसाइटी बनती है, समाज बनता है। जैसे ये क्लास भी इस तरह इस समय में एक तरह का समाज है, सोसाइटी है। आई बात समझ में? सोसाइटी खुद को नेशन की तरह महसूस कर रही है। सोसाइटी खुद को कैसे महसूस कर रही है? नेशन। जैसे चलिए मैं आपसे एक बात